बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एपिसोड नंबर 1 सीजन नंबर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू सिलेबस जो कि पब्लिश किया गया है 2025-26 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, और 25 के अंदर डेफिनेटली आपको ये कवर करना है। तो टॉपिक और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स चाहिए सीक्वेंस में चाहिए तो चैप्टर की जगह के ऊपर आपको सीजन लिखना है और लेक्चर की जगह के ऊपर आपको एपिसोड टाइप करना है। जैसे कि आज सीजन 1 है और एपिसोड 1 है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक कवर करने का स्टाइल रहेगा वो कैसा रहेगा? सबसे पहली बात ये कि नोट्स आप लोग खुद बनाओगे अपने। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा चीज़ें। एमसीक्यूज एट द एंड ऑफ द सेशन जो होगा वो क्विज सेशन रखा जाएगा जिसमें आप लोग आंसर भी करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं हमारी, ठीक है, जो कि हो रही हैं स्टूडेंट्स की। पहला बैच चल रहा है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बाकी सब्जेक्ट की भी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो केमिस्ट्री की सीरीज़ है वो हादी बायोलॉजी 20 के ऊपर फेमस हमारी सीरीज़ गई थी लास्ट 2 और 3 ईयर्स अगो केमिस्ट्री के लिए। सो ये जो चैनल आप अभी देख रहे हो जिसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हमारे कुछ टारगेट्स हैं जो कि अचीव करने हैं और करवाने हैं। अब जो टारगेट आपको मैंने अचीव करवाना है वो है इस मंथ के अंदर एटलीस्ट 1.5 चैप्टर करवाना। इसी तरह से जो केमिस्ट्री के साथ बायो का कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स का है, उसके भी एटलीस्ट 1.5 2 चैप्टर्स करवाना। सही है। तो आप लोग जो हैं वो यहाँ पे अगर स्क्रॉल करें तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। वहां पे आपको जो सीजन और एपिसोड्स हैं हर एक सब्जेक्ट्स के वो अवेलेबल होंगे, और डेफिनेटली वो मेरे ही लेक्चर्स होंगे, इन डिटेल्ड होंगे, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द पाकिस्तान एंड राइट नाउ आई एम कनेक्टेड विद आल्सो द अदर्स। अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि जब पढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल की जो चीज़ें हैं जो हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर। सो डेफिनेटली बिल्कुल रिलैक्स रहिए, निश्चित रहिए, ठीक है। एंड आप सबके लिए पॉजिटिव एज ये है कि जो बंदा आपको पढ़ाएगा, भाई जो पढ़ा रहा है, उसके पास ओ लेवल ए लेवल हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस मौजूद है, और उसके बावजूद भी ये बस आप लोगों से प्यार है कि मैंने सोचा कि नई बुक आई है और आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बच्चे मुझे कह रहे कि सर आपके बाकी जो हैं वो एपिसोड्स नहीं मिल रहे। भाई देखिए, ऐसा है कि पहली बात यह है कि जो बच्चे लाइव क्लास में आना चाहते हैं या 1-to-1 ट्यूशन चाहते हैं उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट करें इस नंबर के ऊपर। नंबर सेकंड, सब्सक्रिप्शन ले लो यार। सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर देंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो ठीक ठाक स्टडी करें। सही है। तो आपको क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे। इस नंबर पर रब्ता करिए, आपको डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। अब केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। देखो, केमिस्ट्री जो है इसके बारे में आपने पढ़ा तो होता ही है डेफिनेटली। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि ऐसे भी लेक्चर ये वॉच कर रहे हैं जो कि प्री 9th के स्टूडेंट्स थे और अभी 9th के अंदर हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड भी थे, राइट। तो केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हु इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री एंड हु इज द फादर ऑफ द साइंस? सबसे पहली बात ये, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के जो फादर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हमारे पास गैलीलियो गैलीलाई, जिसको आप गैलीलियस के नाम से जानते होंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो आपने याद रखना है कि केमिस्ट्री के जो फादर हैं, जो ओल्ड फादर है वो तो है जाबर बिन हयान, लेकिन जो केमिस्ट्री के मॉडर्न फादर हैं जिनको ये क्रेडिट जाता है, दैट इज द एंथन लेवूजर। सही है। अब आपके दिल में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इस बंदे ने कुछ तो कंट्रीब्यूशन बेटर होगा ना, जिसकी बेस के ऊपर हमने इसको फादर का टाइटल दे दिया, ही इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री, राइट। तो इसने जो किया था वो आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ्स जो हैं वो इसी ने बताए थे। अब लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ, अब इसके पीछे तो ना जाओ कि यार ये क्या चीज है, क्योंकि बेटा ये तो डिटेल में जाएंगे जब आप लोग स्टडी करेंगे तो फिर ही आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। बट राइट नाउ जो है वो बस इतना सा जान लेना जो है वो काफी रहेगा। केमिस्ट्री में पता क्या चीजें स्टडी करनी है? केमिस्ट्री में हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो केमिकल चेंजेस हो रही हैं, वो केमिकली कोई भी चीज किस चीज से मिलके बनी है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये तमाम चीजें जो है वो हम किस में स्टडी करेंगे? वो केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो हम लिखेंगे केमिस्ट्री जो है
ये साइंस की वो ब्रांच है बेटा जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोजिशन स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। यार ये स्क्रीन वगैरह मैंने कहा चेक कर ली जाए, अच्छा ब्लर ना हो। और दूसरी बात, कोई क्वेश्चन बेटा आप लोगों का होगा ना तो आप लोग ज़रा यहाँ पे लिख देना, मैं थोड़ा सामने रहूँगा तो मैं भी थोड़ा देख ना पाऊँ, ठीक है जी। यार जो बाकी स्टूडेंट्स हैं बेटा उनको टेक्स्ट करिए। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है इसके बारे में जो है वो देखा जाता है, और इसके अलावा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैसेज हैं ये भी बेटा इन्हीं से रिगार्ड करते हैं। इसके बगैर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है किसी चीज को भी अंडरस्टैंड करना। सो दैट्स व्हाई इसका जो क्रेडिट है वो हम इनको देते हैं। तो मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1, इसके ऊपर पेपर में कोई चीज नहीं ज्यादा खास पूछी जाएगी, सो डोंट वरी, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसको हम ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे। केमिकल रिएक्शंस नंबर 1, नंबर 2 केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल कंपोजिशन। ठीक होगी बात। अब हम बेटा चलते हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ, जहां से क्विज भी पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज भी पूछूंगा मैं आपसे। तो सबसे पहली जो ब्रांचेस हैं हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में, दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री की जो ब्रांच है ना, पहले आप अपनी बुक ओपन करिए, वहां पर जो पहला बेटा 1.5 लाइन है, ठीक है, उसको ना अंडरलाइन कर लो, वो उसकी डेफिनेशन है, वो उसकी क्या है, वो डेफिनेशन है, सही है। और फिर उसके बाद मैं इजी डेफिनेशन जो है वो यहां पे लिखवाता हूं। अगर वो बच्चे को किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसको स्किप कर देना है, और ये वाली जो है ये आपने याद कर लेनी है। जो प्री 9th के बच्चे हैं उनके माइंड में होगा कि सर हमने जो लास्ट ईयर याद की थी जो पुरानी बुक से थी, क्या वो लिख सकते हैं? वो लिख लें। हाँ बेटा बिल्कुल वो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो कंटेंट ही ना। हाँ देखा यार, ये ब्लर बचा हो रहा है, मैं जब वापस आता हूँ तब होता है कि वैसे ही हो रहा है? जल्दी बताओ मुझे। जल्दी हरी अप। अब बताओ। अब ये, हाँ जब मैं सामने हूँ तब ठीक है, जब मैं आता हूँ तो अब ये जो है ये होता है। चले कोई बात, मैं लॉक कर दिया। अच्छा जी, फिजिकल केमिस्ट्री में जो लास्ट ईयर आपने शायद डेफिनेशन पढ़ी होगी, दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। उसके बारे में आप लोग स्टडी करते हैं कि जो मैटर है हमारे इर्द गिर्द, जो मादा है, उसके जो फिजिकल स्टेट्स हैं, जिसमें गैस आता है, सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, वो किससे डील करता है? वो फिजिकल केमिस्ट्री से डील करता है। अभी जो मॉडर्न बुक है, जो नई बुक आई है, उसमें क्या लिखा गया? उसमें ये लिखा है कि हाउ सब्सटेंसेस बिहेव, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये बात आपने लिखते जाना है हर एक के अंदर, ये बात आपने एज इट इज हर एक में लिखते जाना है। कौन सी वाली? ये वाली। तो हम लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, नोट्स बना लो भाई, केमिस्ट्री दैट डील्स, दैट deals with, that deals with behavior of, behavior of substance, behavior of substance at atomic, at atomic and molecular level। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो चीजें हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, ये उससे डील करता है। जो बच्चे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं ना, या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो कमेंट के अंदर ना अपना नाम जरा लिखो भी, कौन कौन से है जो रेगुलर अटेंड करते हैं, सिर्फ वही लिखो, बाकी ना लिखे यार कोई। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें ना एक और चीज भी हम स्टडी करते हैं। हम ये तो स्टडी करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल जो है
एटॉमिक लेवल के ऊपर और मॉलिक्यूलर के लेवल के ऊपर जो कोई भी सब्सटेंस है वो बिहेव कैसे करती है। जैसा कि हमारे पास एक सब्सटेंस है नमक, जब हमने उसको एटॉमिक लेवल पे जाके स्टडी किया तो हमें पता चला कि वो किस चीज से मिलकर बना है, किस चीज के एटम से मिलकर बना है, सोडियम और वो क्लोरीन के एटम जो है वहां से मिलकर बना हुआ है। और फिर हमने जब इसको मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाके स्टडी किया तो हमें पता चला कि इसके अंदर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मौजूद होता है NaCl का, और ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, राइट ना। तो ये चीजें जो है जब हम स्टडी करेंगे ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, ठीक होगी बात। अच्छा, अगली चीज फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम डील करेंगे वो पता क्या डील करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है ना, उस केमिकल रिएक्शन के लिए कौन कौन सी सिचुएशंस कंडीशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। समझ में ये बात। एक केमिकल रिएक्शन जो है ना, एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कुछ फिजिकल कंडीशंस की जरूरत होती है, मतलब टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा, लाइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो तमाम चीजें भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मान के चलो कि केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं, फर्ज कर लो कि उस केमिकल रिएक्शन में हमें टेम्परेचर जो है वो ज्यादा चाहिए। जब तक हमें उसकी समझ नहीं होगी तो क्या हम उस केमिकल रिएक्शन को ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब हम नहीं कर पाएंगे उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेम्परेचर, तो डेफिनेटली तौर पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। समझ में आई ना बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यह समझना पड़ेगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कौन कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं। जब हमें वो कंडीशंस का पता चल जाएगा फिर हम उसके मुताबिक वो प्रोवाइड करेंगे, फिर रिजल्ट आउटपुट भी बेस्ट आएगी। समझ में आई ना बात। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होते हैं ना, जब तक मुझे आपके वो प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक क्या मैं वो आपकी आउटपुट निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा ना। तो इसलिए आपने ये चीज समझनी है कि फिजिकल केमिस्ट्री भी ये समझती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी मर्जी से केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, है ना, उसके रेट को। फॉर एग्जांपल, जब हमें पता होगा केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है तो हम उसको कंडीशन जो है वही प्रोवाइड करेंगे जो उसको रिक्वायर्ड है, और जब हमें पता होगा कि हमें उसे कम करना है तो हम कंडीशंस को क्या प्रोवाइड करेंगे जो उसको रिक्वायर्ड नहीं होंगे। समझ में आ गई बात। तो ये भी आपने याद रखना कि फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड है? फॉर केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं, हमें पता होगा, तो हम केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ये एमसीक्यू आ गया बेटा आपका, यहाँ पे 2 एमसीक्यूज मैंने पढ़ा दिए, 3। प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकती है, तो आपने कहना है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। कौन सी वो ब्रांच है जो प्राइमरली तौर पर बिहेवियर को स्टडी करती है, बिहेवियर को ऑफ सब्सटेंस एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, तो वो आपने कहना है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का अगर मैं प्राइमरी गोल देखूं ना, अब आपने कहना है कि इसका प्राइमरी वर्क क्या होता है, इसका प्राइमरी जो वर्क होता है वो इस चीज के ऊपर होता है कि बिहेवियर को स्टडी करना। प्राइमरी वर्क क्या है इसका? प्राइमरी वर्क है इसका बिहेवियर को स्टडी करना। और सेकेंडरी वर्क क्या है? प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों चीजें समझ में आ गई, 2 डिफरेंट चीजें हैं। अगली ब्रांच है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो कि बेसिकली उन कंपाउंड, दोबारा सुनिए, वो ब्रांच जिसमें हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल नहीं होंगे। समझ में आ गई बात। तो आपने कहना है, ये वही बात आपने लिखनी है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मॉलिक्यूल्स, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही दैट डील्स, मैं इसके ऊपर एमसीक्यू पूछूंगा क्विज, तो आपने बताना है, दैट डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसको हम क्या नाम देंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले आएंगे। समझ में बात। कोई एक एग्जांपल दो यार, जल्दी करो, कोई एक आध एग्जांपल दो। फ्रेम से बाहर जा रहे हैं हम।
कोई एक एग्जांपल तो जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। वेरी गुड बेटा, फर्टिलाइजर्स भी जी बिल्कुल इसी में आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस जो बुक है ना उसके अंदर भी ये मेंशन था। अच्छा, मैं इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, उसको जरा देख लीजिए। आपने कहना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डेफिनेटली तौर पर फर्टिलाइजर्स जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा मेनली तौर पर नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती हैं। इसी तरह से मेडिसिन जो हैं उनकी कंपोजिशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। मेडिसिन के जो फॉर्मेशन है वो इसमें नहीं आएगा, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए जरूरत होती है हमें किस चीज की? कैटालिस्ट की जरूरत होती है। तो ये कैटलिस्ट वगैरह हो गई, ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। और तीसरी जो ब्रांच है वो हमारे पास होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? मैंने लिख रहा भाई, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब इसमें हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो उनसे और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे मिलकर बनती है, उसको आप नाम क्या देते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल सुनो। सबसे पहले आपने एग्जांपल में याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी कि ये उनके डेरिवेटिव से मिलकर बनी हुई। डेरिवेटिव्स का मतलब जिसमें और भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे, जैसे कि प्रोटीन के केस में नाइट्रोजन होता है, सल्फर भी होता है। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं लिपिड्स, तो लिपिड्स आपको देखने को मिलता है कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है इसके अंदर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, तो ये सारे जो हैं ये आपने याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके अंदर तस्लीम किए जाते हैं। क्लियर होगी बात? ये आपने याद रखना है। तो ये आ जाएंगे किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, ये नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा देखिए, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये एक्चुअल में ना बायोकेमिस्ट्री में भी यही आते हैं, बिल्कुल। बायोकेमिस्ट्री जो है बेटा उसके अंदर भी, उसके एग्जांपल में भी यही आएगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो मैं इसकी बता रहा हूँ आपको, मैं कंपोजिशन के बेस के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। ये कंपोजिशन के ऊपर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब अगर वो आपसे पूछता है ना कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस ब्रांच के साथ वो डील कर रहा है ना, तो बच्चे के माइंड में होता है कि सर ये तो हमने बायोकेमिस्ट्री में देखा था कि बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, दो केमिकल रिएक्शन उनके माइंड में चल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और ये भी उनका माइंड में चल रहा होता है। ये ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। क्लियर होगी बात? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। क्लियर हो गया? तो वो दोनों में से कोई एक देगा, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, सही है। तो फिर आपने वहां पे जो भी आपको दोनों में से नजर आएगा ना ऑप्शन, फॉर एग्जांपल वो ऑप्शन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट इज द एग्जांपल ऑफ, या विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द कार्बोहाइड्रेट, स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर अब देखो, स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में दो तीन तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं विच, ये तो समझने वाली बात है ना, कौन सी स्टेटमेंट, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, which branch of chemistry deals with analysis of carbohydrates। अच्छा जी, ऑप्शन ए हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, जिसके बारे में भी आप बोल रहे थे। ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑप्शन सी जो है वो बोथ है। ऑप्शन डी जो है वो है नन। चलो बताओ, हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ जरा। फंस गए ना बोथ के ऊपर? ये बोथ इसका राइट आंसर नहीं है, बोथ इसका राइट आंसर नहीं है। बेटा यहाँ पर राइट आंसर जो है वो नन है।
यहाँ पर राइट आंसर नन है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने स्टेटमेंट चेंज की, मैंने स्टेटमेंट में वर्ड ऐड किया एनालिसिस। एनालिसिस जब लफ्ज आ जाएगा तो आपने फौरी तौर पर किधर भागना है? एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस किया जाएगा, समझ में आई ना बात? तो फिर आपने उधर भाग जाना है। लेकिन अगर मैं वैसे पूछता जनरली तौर पर कि कौन सी वो ब्रांच है जो कार्बोहाइड्रेट से डील करती है, तो आपने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट से डील कौन कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पल में तो बहुत आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर आप कहते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन जो है वो खास तौर पर कहाँ पर आएंगे? वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ये ना होता बायोकेमिस्ट्री वाला तो फिर डेफिनेटली कौन सा बचना था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच जाना था। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से चीज आपने याद रखनी है कैसे एमसीक्यूज घुमाया जाएगा। अच्छा, 4-1 इज द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जो मैं आपको पेपर दूंगा ना आफ्टर द वीक, वो इसी तरह का होगा। आप लोग जो है वो जल्दी से रजिस्टर्ड हो जाएं। नीचे लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का होगा यार, मैं कह दूंगा टीम को ऐड कर देंगे नीचे, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस आ रही हैं। लास्ट डेज में मुझे याद है कि लाहौर के अंदर जो है वो स्मोक जो था वो बहुत ज्यादा था, है ना? आपके कंट्री जो सिटी है, सॉरी, जो जैसा कि मुल्तान है, वहाँ पे इसी तरह से पेशावर और भी एरियाज में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इनके बारे में मैंने स्टडी किया। और ये स्मोक टावर जो है वो पहला किस पाकिस्तान का किधर बना है? वो लाहौर में बना है। ये भी जनरल इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ना, इसमें क्या स्टडी करना है? आपने स्टडी करना है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल फिनोमिना जो कि किधर हो रहे हैं? जो हमारी जमीन पे हो रहे हैं, प्लेनेट में हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं। तो वो किस में आएगा? वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? इट डील्स विद स्टडी ऑफ केमिकल फिनोमिना एंड केमिकल चेंजेस अकरिंग कहां पर हो रही है? अकरिंग इन इन्वायरमेंट लिख लो या प्लेनेट लिख लो, एक ही बात है। वो किस में आ जाएगा? वो इसी में आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप लोग पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका इन्वायरमेंट जो है उस पोल्यूशन की काजेस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी किस में आएगा? ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगा। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर हम ओजोन की बात कर लेते हैं, ओजोन की लेयर जो है, ओजोन की लेयर जमीन के इर्द गिर्द मौजूद है, उसकी अगर डिप्लीशन की बात कर ले, ये आपके पास अर्थ है और अर्थ के इर्द गिर्द एटमोस्फेयर में यहाँ पर ओजोन की लेयर है, तो उसके बारे में स्टडी करना हो तो वो भी इसी के अंदर ही स्टडी किया जाएगा। क्लियर होगी बात? सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट एपिसोड ऑन द फर्स्ट सीजन, जिसमें हमने डेफिनेटली तौर पर कितनी जो ब्रांचेस हैं उनको कवर अप किया आज, ओनली 4 को। अब कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर आप लोगों ने कमेंट पे पूछ लेना है, और अगर नहीं होगा तो आप लोगों ने अपना जो नाम है वो नीचे मेंशन कर देना है। क्लियर होगी बात? अच्छा, जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आपने आंसर करना है नीचे, जिसको आता होगा। पाकिस्तान से एक बड़ा फेमस पर्सन है, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो हीरोज़ हैं उनको हम उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाए जितनी कि मिलनी चाहिए। तो आपने उस हीरो का नाम बताना है जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया है वो एक हीरो है, और एक और हीरो है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में आपने मुझे नाम जो है उस हीरो का अपने कमेंट के अंदर बताना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप ही का फ़ायदा है, नहीं करना तो भाड़ में जाओ, ना करो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।